आ जाइए, धमाका शुरू हो गया है। जेआईबी क्लियर करने का धमाका। और ये गारंटी है कि इस बार जेआईबी जो ये पूरी लाइव क्लास लेंगे, पास अगर नहीं होते हैं और लाइव क्लास लेने के बाद तो हमें जरूर संपर्क करिएगा। ये चैलेंज बैच है। रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, अगर हम पूरी बुक को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपसे उम्मीद जरूर मैं करता हूं। लगभग 9,000 लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। 33,000 सब्सक्राइबर हैं। 30,000 के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन वीडियो देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 500 लोग लाइव रहने चाहिए। अगर 500 लोग लाइव रहते हैं तो आप समझ लीजिए मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा और आपको भी लगेगा कि हाँ, सही जगह पढ़ रहे हैं। हमने वादा किया है कि हम पूरा कोर्स कराएंगे। ये सब अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना अच्छा मान रहे हैं। मैंने कल भी बताया था अपने वीडियो में कि जेआईबी का जो कोर्स है वो फैक्चुअल है। अगर आप सुनते भी रहते हैं क्लासेस को तो पास होने की गारंटी है। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है तो उसको सुनने के अलावा करना भी पड़ेगा आपको। 37 कंकरेंट। कुछ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टाइम पे आए होंगे लेकिन हमारे वहां पे नेटवर्क की दिक्कत की वजह से दूसरा नेटवर्क लगाया हमने और उससे जो है थोड़ा डिले हो गया है। तो चलिए दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबकी तरफ से एक बार, जितने लोग इस समय लाइव हैं, कि स्टार्ट प्लीज करके टाइप कर दीजिए, स्टार्ट टाइप कर दीजिए। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। आप लोगों ने, जैसे आमतौर पे क्या होता है जब हम कोई भी कोर्स या कहीं ज्वाइन करते हैं और अपनी बुक हाथ में लेते हैं तो जो सबसे पहली यूनिट होती है वो हम जरूर पढ़ते हैं। और बुक की जो पहली यूनिट होती है वो हमें डिसाइड कराती है कि हमें आगे कितना पढ़ना है, हमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है शिवानी, चलिए, मैं बात कर रहा था कि सब लोग बुक खोलते हैं और पहली बुक का जो पहला चैप्टर जरूर पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश करने के बाद वही चैप्टर की लैंग्वेज, उसका समझाने का स्टाइल डिसाइड करता है कि आप कितना और पढ़ेंगे, क्या उसे पढ़ेंगे या उसे 2 लाइन पढ़ के बंद कर देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। समझाने की बात भी बहुत सारी है। चलिए हम शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी तरह 50 हो जाते तो हम शुरू करते, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, ये चलो, एक बात पूछी है अजिंक्य जी ने कि हाउ टू वॉच लाइव क्लास इन ऐप। देखिए, ऐप में हमने एक फोल्डर बना दिया है और जो फोल्डर हमने बनाया है उस फोल्डर को अगर आप खोलेंगे तो उसमें लिंक दिए हुए हैं। जब आप कोर्स खोलेंगे, हालांकि उसमें अभी अमाउंट दिखा रखा है, उससे आप परेशान नहीं हो। देखिए, ये एक कोर्स है, यूट्यूब ऑनलाइन कोर्स फॉर जेआईबी नवंबर 2019 ₹100 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप इसमें खोलेंगे। अब इसमें जब आप खोलेंगे तो कंटेंट में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जेआईबी पेपर 1 करके। शिवानी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में ये कोर्स स्पेशली जो है यहाँ के लिए डिजाइन किया हुआ है। जो लोग सब्सक्राइबर है उनको परेशान नहीं होना, उनके लिए कोर्स, उन्हीं के कोर्स के अंदर दिखाई देगा। मैं उन लोगों के लिए जिनको फ्री एक्सेस करनी है उनके लिए बता रहा हूँ। मैं कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जेआईबी पेपर 1 मॉड्यूल ए लिखा हुआ, वहां क्लिक करेंगे और ये पीडीएफ दिखाई देगी। जब आप इस पीडीएफ को ऐसे क्लिक करेंगे तो जितने भी क्लास के लिंक हैं वो यहाँ दिखते हैं। जैसे आज की पीडीएफ है, आज की लाइव क्लास की पीडीएफ है। तो पीडीएफ जब आप खोलेंगे तो सामने जो है आपको दिखाई दे रहा है, अभी फाइल खुल रही है थोड़ा सा, डेट दिखाई देगी, चैप्टर मतलब मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल है, पेपर दिखाई देगा।
ये सामने पीडीएफ खुल गया है। देखिए इसमें जो है येलो कलर से लिंक दिखाई दे रहे हैं। अगर ये येलो कलर है, येलो कलर में हाइपर लिंक दिया हुआ हमने, येलो कलर में मैं क्लिक करता हूं तो देखिए वो वीडियो आपके सामने खुल जाएगा, जो हमारी आज की लाइव क्लास है उसका है। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और 50 हो गए, ग्रांड तालियां हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। 50 का इंतजार करता है। तो आज का जो पहला यूनिट है हमारी इस मैराथन पूरे जेआईबी कोर्स, फ्री कोर्स है पूरा कोर्स, उसमें से जो है करीब 70% क्लासेस मैं लूंगा। एबीएफ की क्लास जो होगी अंकित सर, स्नेहा मैम ले सकते हैं, और इसके अलावा पूरा कोर्स हम करेंगे, ये वादा है हमारा। आप लोगों के जितना आप लोग इसको लाइक करेंगे उसी के पे डिपेंड करता है। और अभी इस क्लास में 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी हमारा, और क्लास में है वो। वेरी गुड, कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, इससे नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। चलिए, जेआईबी का पहला मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल ए, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट यूनिट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझाने के लिए मैं अपना एक सिस्टम यूज करता हूं, जो जिन्होंने पेड लेक्चर ले रखे हैं उनसे भी समझ में आएगा, और आज आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि चलिए, तो देखिए अगर हम बात करें ये जो फाइनेंशियल सिस्टम, तो अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस की बात का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मनी की। और रुपया मैंने एक इंडिकेटिव दे दिया है कि मनी का मतलब रुपया नहीं होता, मनी का मतलब होता है करेंसी भी होता है, स्टॉक भी होता है, आपका जो शेयर्स होते हैं, सर्टिफिकेट होती है, सिक्योरिटी होती है, कई सारी चीजों को मिला के एक मनी के रूप में उसको बोला जाता है, इसको धन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और रुपीज एक करेंसी मात्र है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग मनी रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उसको हम फाइनेंस बोलते हैं, और उसी फाइनेंस से रिलेटेड एक सिस्टम है जिसकी हम आज स्टडी करने वाले हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे दुनिया में या देश में या ब्रह्मांड में कहीं पर भी अगर हम मनी के अकॉर्डिंग स्टेटस लेते हैं तो कॉमनली 3 लेवल के लोग होते हैं। एक वो लेवल के लोग होते हैं जिनके पास मनी क्या होता है, सरप्लस होता है, और एक होते हैं जिनके पास मनी क्या होता है। आपको मजा आने वाला है इस क्लास में। जो पहला जो यूनिट है, जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा आज जरूर पढ़ेंगे मेरी क्लास के बाद, गारंटी है। तो सरप्लस वाले लोग होते हैं, डेफिसिट वाले लोग होते हैं। अब सरप्लस से मतलब क्या है? सरप्लस से मतलब क्या? सरप्लस से मतलब अमीर या रिच है? बिल्कुल नहीं। डेफिसिट से मतलब क्या? गरीब और पुअर है? बिल्कुल नहीं। यहां हम सरप्लस की बात कर रहे हैं, और ये जो सरप्लस और डिफिसिट है किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की। अगर मान लिया आज तारीख है 12, तो 12 को यानी 12 तारीख को 12 तारीख को किसी की पोजीशन सरप्लस में है, किसी की पोजीशन डेफिसिट में है। तीसरा वो बंदा है जिसकी पोजीशन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था, यानी कि ना तो वो कमी पर है ना ही वो अधिकता पर है। और सरप्लस का मतलब होता है आधिक्य, यानी कि कुछ चीज इस समय आपके पास अधिक है। जैसे हम बात करें कि सैलरी का एक डे होता है और बैंकर की सैलरी 50 से लेके लास्ट डेट तक 30 या 31 तक आती है, उस दिन उनके अकाउंट में पैसा होता है, तो वो अमीर या गरीबी छोड़ दो, उस समय वो सरप्लस में होते हैं। लेकिन उस सरप्लस मनी से वो क्या करते हैं? उस सरप्लस मनी से वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ले लेते हैं। कोई चीज परचेज करनी होती है, कार खरीदनी थी या कोई घर की और चीज खरीदनी थी, उसके लिए पैसा डाइवर्ट कर देते हैं। उसके बाद
भी मान लिया किसी के खाते में 5,000 रुपये बचे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 50,000 की सैलरी के बाद 5,000 रुपये अगर उसके अकाउंट में है तो वो 5,000 रुपये सरप्लस में है। ठीक हो गया। अब ये 5,000 रुपये, क्योंकि आप तो बैंकर हैं और बैंकर का बैंक अकाउंट में ही पैसा पड़ा हुआ है। वैसे तो आजकल सबकी ऑनलाइन सैलरी आती है, तो ऑनलाइन आती है, अकाउंट में ही आती है, सबकी अकाउंट में ही रहती है, जितना जरूरत होता है उतना निकालते हैं। तो जितना पैसा जरूरत नहीं है वो सरप्लस में है और बैंकिंग सिस्टम में पड़ा हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में वो है। अब बात आती है डेफिसिट की। यही बात 12 तारीख की करें या 10 तारीख की करें या 5 तारीख की करें, तो जब हमारे पास अपना बैलेंस हो जाता है 500 रुपये और इस 500 रुपये के बाद हम खरीदना चाहते हैं एक फ्रिज 7,000 रुपये का, तो हमारे पास 7,000 रुपये नहीं है और हम डेफिसिट में आ गए। तो अगर कोई फ्रिज खरीदना चाहता है, उसके पैसे नहीं है इस समय, तो वो गरीब नहीं हो जाता। तो इसके लिए क्या है कि वो डेफिसिट वाला बंदा ऐसी जगह जाता है जहां से उसको वो जो डेफिसिट है इस समय वो उसको मिल, ठीक है। तो वहां जाने के लिए उसके पास क्या रास्ते होते हैं, क्या क्या चीज होती है, उसके बारे में अगर हम पूरी स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इंडियन वर्ड आने का मतलब है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम तो वर्ल्ड में भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात। अब ये जो सरप्लस है, इस सरप्लस से डेफिसिट तक कैसे जाते हैं, कौन कौन लोग इसमें रोल प्ले करते हैं, ये सारा हमारा इसका जो आज पहला चैप्टर है उसी के बारे में है, ठीक है। अब जो सरप्लस वाला है वो अपना पैसा कहीं पर डिपॉजिट रखता है, कहीं पर क्या रखता है, डिपॉजिट रखता है। और जहां पर भी वो अपना फंड डिपॉजिट रखता है उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैं सब लोग आपको जो है ये बुक में दिखा दूंगा। तो इंटरमीडियरी जो होते हैं, जो डिफिसिट वाला बंदा इंटरमीडियरी कांटेक्ट करता है, यानी कि जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसने सपोज कीजिए बजाज फाइनेंस से 0% पर 7,000 का इंटरेस्ट ले लिया, फंड ले लिया, तो इंटरमीडियरी यहाँ हो गया। यानी सरप्लस से मनी जो होती है वो डिफिसिट की ओर जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक सरप्लस वाले का ही 5,000 रुपये खर्च ना हो जाए। जैसे इसका ही 5,000 रुपये खर्च होता है तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी साम्य अवस्था में आता है। यानी अब उसे वो जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो नहीं है, तो अब ज़्यादा उसे परेशान नहीं होना पड़ता है। इसी तरह से जो डेफिसिट वाले लोग होते हैं वो लोग रिवर्स इधर आते हैं, यानी कि उनको भी वो जो 7,000 रुपये चाहिए थे वो मिल गए, और वो मिलने के बाद वो भी क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे आ गए। ये जो सारा सिस्टम है वो फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग, ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी किसी एक कॉमन गोल के लिए काम करती है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, लैपटॉप को सिस्टम नहीं बोलते, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं कि उसमें मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, यूपीएस अलग है, सब कुछ अलग होता है। तो सब लोग मिलके वो कंप्यूटर बना रहे हैं, इसीलिए उसे सिस्टम बोल दिया जाता है। ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिकल सिस्टम है। सिस्टम मतलब कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन और ऑब्जेक्ट, मशीनरी, ये सब मिलके किसी कॉमन गोल के लिए जब काम करते हैं तो वो कॉमन गोल के लिए जो काम किया जाता है वो पूरी यूनिटें मिला करके सबको हम सिस्टम बोलते हैं। तो ये फाइनेंस के लिए यानी मनी के लिए जो काम कर रहा है जो सिस्टम, वो पूरा हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो अब जो है हमें ये बताइए कि क्या आपको फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर हो गया? जरा मुझे जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब तक आप वो कर रहे हैं, और तब तक विच टाइम आवर क्लास विल कंडक्ट डेली बेसिस, इसका आंसर ये है कि देखिए आप लोग टच में रहेंगे तभी आपको पता लगता रहेगा क्लास कब कब है। अभी हम 2-3 क्लासों में तो थोड़ा देखते हैं कि कैसे मैनेज होगा, लेकिन कोर्स हम पूरा कराएंगे। और जितनी लाइव क्लास हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस लाइव क्लास जैसी खत्म होगी तो प्राइवेट हो जाएगी, उसके बाद आपको क्लास देखने के लिए हो सकता है कि पैसे खर्च करने पड़ जाएं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग लाइव रहें ज़्यादा, तो उसमें ठीक है। चलिए, कुछ लोगों ने बोला उनको समझ में आ गया है,
कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम में देखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं, जब फाइनेंशियल सिस्टम की बात आती है तो इसमें लिखा हुआ रोल एंड फंक्शन इन ब्रीफ ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। अब इसी इंटरमीडियरी को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी यानी कि आरबीआई भी है, उसके बारे में उसके रोल्स एंड फंक्शन पढ़ने हैं। कॉमर्शियल बैंक की बात कर रखी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रखी है, प्राइमरी डीलर की बात करी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट डेट है। तो ये सारी चीजें आज हम खत्म करने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से खत्म करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ मार्केट की बात है इसी चैप्टर में, स्टॉक मार्केट है, ब्रोकर है, इक्विटी डेप्ट रेजर है, ये सारी बातें होंगी। और आईआरडीए और एमसीएक्स के बारे में भी बात आज होने वाली है। ये जितने भी आप ये नाम देख रहे हैं ये फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। आप देखिए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, ठीक है, चाहे वो इधर प्राइमरी डीलर हो या फाइनेंशियल, ये सब क्या है, ये सारे जो है हमारे इंटरमीडियरी के रोल को प्ले करते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए ये पैराग्राफ है, बहुत से लोगों ने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा, 2-3 बार पढ़ा होगा, जो जेआईबी 3-4 बार से दे रहे हैं शायद ही पढ़ा होगा। तो अब जो है हम सीधी सी बात करते हैं कि बात आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की, बात आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। यानी जिसके पास सेविंग्स हैं, सरप्लस हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसी इन्वेस्टमेंट से लेके कोई क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है उस पैसे को। ये जो सारा प्ले है वो रोल जो होता है, रोल प्लेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। ये मैंने बिल्कुल समझा दिया, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज added by various type of financial asset suiting the individual need and demand of both investor and spender। यानी इन्वेस्टर जो है और स्पेंडर जो है वो दोनों की डिमांड और उस पर सारा कुछ ये सिस्टम डिपेंड करता है। The offering of these diverse type of financial asset is supported by the role of financial intermediaries। यहाँ बात आ गई है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या करती हैं, इस रोल को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, who mediate between these two segment, एक इन्वेस्टर और स्पेंडर के बीच में। तो अगर मैं ये बात करूं, जो हमने चार्ट बनाया था, तो इसमें एक तो है इन्वेस्टर, ये वाला कौन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, और ये वाला कौन हो गया, स्पेंडर हो गया। हमने बताया था ये फ्रिज खरीदने जा रहा है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अब, अच्छा अब इंटरमीडियरीज की बात आ रही। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगर आपको जेआईबी सीआईबी के बारे में एक बहुत क्लियर कट व्यू रखना है तो इस चार्ट का बहुत बड़ा रोल है। हमने ये तो बात कर ली फाइनेंशियल सिस्टम है, उस फाइनेंशियल सिस्टम में एक मार्केट भी है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मार्केट में अगर हम बात करें, फ्रूट मार्केट भी होता है, कमोडिटी मार्केट भी होता है, ग्रोसरी मार्केट भी होता है, बिग बाजार भी है, सब कुछ है। लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट की। और फाइनेंशियल मार्केट जो है 4 टाइप्स के होते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो चार्ट है, इसमें मैं बहुत अच्छी बात करूंगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला मनी मार्केट है, डेट मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है और कैपिटल मार्केट है। आप यहाँ देख रहे हो कि फॉरेक्स मार्केट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये फॉरेक्स मार्केट और कैपिटल मार्केट अलग अलग उन्होंने डिटेल किए हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं मनी मार्केट और डेट मार्केट की। कई बार आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज डेट मार्केट और व्हाट इज मनी मार्केट। ये दोनों चीजें आपको बहुत ध्यान से समझनी होंगी, तो इसमें मैं बता देता हूं आपको। देखिए मनी मार्केट पूरा कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। और डेट मार्केट में बहुत सारी चीजें जो होती हैं आरबीआई से अलग होती हैं। यानी एक ऐसा मार्केट जहां पे आरबीआई का होल सोल कंट्रोल होता है, उसे मनी मार्केट बोलते हैं। आपने
सुना होगा अक्सर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है। लेकिन जब हम डेट मार्केट की बात करते हैं तो आरबीआई से अलग एक ऐसा मार्केट जो आरबीआई जिसको कंट्रोल नहीं करता है, तो ऐसे मार्केट का नाम है डेट मार्केट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब आती है मनी मार्केट की बात। तो मनी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो मनी मार्केट के ये जो पार्ट है, माइक लेना, मनी मार्केट में देखो बात हो रही है कॉल और नोटिस मनी। मैं भी इसको एक एक को लेके चलूंगा। दूसरा है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा है टर्म मनी। देखो, कॉल, नोटिस मनी और टर्म मनी को मैं एक साथ समझाता हूं। टर्म ट्रेजरी बिल्स अलग है, सीडी है, आईसीडी है, सीपी है, रेपो है और कमर्शियल। ये जो क्लास है, इस क्लास में अगर सीआईबी वाले भी इस क्लास को देखेंगे तो उनको जो है प्रॉपर काफी वो मिलेगा इसमें। ठीक है, ठीक है ना? चलो, चलिए, ये पहला दिन था तो हमारी इसमें कुछ डिफरेंट सेटिंग चल रही है क्योंकि ये लंबी क्लास होगी और लंबी क्लास के लिए हमें क्या है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ वो करना है, तो इसलिए हो रहा। चलिए, तो दोबारा पॉइंट पे आते हैं। इस चार्ट की हम बात कर रहे थे। इस चार्ट में फाइनेंशियल मार्केट में बात कर रहे थे हम कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए कि कॉल, नोटिस, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, सीडी, आईसीडी, सीपी, रेपो और कमर्शियल। मैं ये कह रहा था कि ये क्लास अगर सीआईबी वाले भी देखते हैं तो सीआईबी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि बेसिक फाइनेंशियल सिस्टम तो सबको जानना है, चाहे वो बैंकर जेआईबी सीआईबी कंप्लीट कर चुका हो या नहीं करा हो उसने। ठीक है, तो इसमें क्या है, द फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज ए मिक्सचर ऑफ इंटरमीडियरीज, मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए क्या बोला उसने कि फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन लोग हैं। मैंने बोला भाई देखो, एक तो क्या है कि इंटरमीडियरीज तो हैं, उसके अलावा कुछ मार्केट हैं, उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि भैया जो भी आप डील करेंगे वो क्या करेंगे, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं, किस सिक्योरिटी की डीलिंग कर रहे हैं, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, that are related to each other. It provides a system by which savings are transformed into investment. To simplify the overall financial market can be presented diagrammatically as follows. ये सारी चीजें उन्होंने जो है आगे भी बताई हैं, तो उसको बताने के लिए हम लोग एक अपने तरफ से एक सिस्टम बनाते हैं कि जो अगला वाला चार्ट है उस चार्ट से समझने से पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए, इस चार्ट में फाइनेंशियल सिस्टम की बात करी। अब फाइनेंशियल सिस्टम में क्या बोला कि हमने अभी तीन चीज पढ़ी। क्या पढ़ा हमने कि एक तो होती हैं इंटरमीडियरीज होती हैं, मार्केट बोला, और एक क्या बोला, इंस्ट्रूमेंट्स बोला। तीन चीजें बोली ना। अब वो तीनों चीजें इस चार्ट में समझा रखी हैं। क्या समझा रखी हैं? उसने बोला कि एक तो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, एक तो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है। सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी को मैं नंबर 1 बोलता हूं और इसका नाम मैं देता हूं आरबीआई। दूसरा है कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी, तो इसका है कौन, सेबी। और तीसरा है इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर, आपको पता है IRDAI है। और एक और नाम है, मेरे लिखने से पहले कुछ लोग मन में सोच ही सकते हैं, PFRDA। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो ये तीनों अगर हम बात करें, ये क्या है, इंटरमीडियरीज हैं। मार्केट और इंस्ट्रूमेंट की बात आती है तो इसमें एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस प्योरली इंटरमीडियरीज की तरह हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई में देखिए, सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी सबसे पहले मॉनेटरी कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है।
अब मॉनेटरी पॉलिसी लाती है तो उसमें बहुत सारी बातों को करती है वो। उसके बाद सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी क्या करती है, सुपरविजन भी करती है किन चीजों पे, कॉमर्शियल बैंक में, एनबीएफसी में, प्राइमरी। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हु रेगुलेट प्राइमरी डीलर्स, तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर है, प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं अभी आगे बता देते हैं आपको। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जितने हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का सिस्टम है जैसे एनपीसीआई है, और अपना ये जो भी आपके एटीएम के स्विचेस वगैरह हैं, स्विच का मतलब है जहाँ पे आपके एटीएम के ट्रांजेक्शन डील होते हैं, ठीक है, ये सब वो करती है। उसके अलावा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी और क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंटली है मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट। अभी आपको पता होगा कि सरकार जो भी कर्जा लेती है पब्लिक से वो आरबीआई के थ्रू नोटिफिकेशन आता है। बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर गवर्नमेंट को जब भी पैसे की, अभी आप बहुत हल्ला सुन रहे थे 1,76,000 करोड़ आरबीआई से पैसा उठा लिया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट के लिए फंड अवेलेबल करा रही है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकों को जो भी लास्ट रिजॉर्ट यानी कि आखिरीकार पैसा मिलेगा अगर तो यहीं से मिलेगा, और उसके अलावा वो रेगुलेटिंग करती है मनी मार्केट थ्रू मॉनेटरी के इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट की बात आती है जिन चीजों पे चर्चा हो रही है, सीआरआर एक इंस्ट्रूमेंट है, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, और तो ये सारी चीजें हमारी आ रही है बैंकों की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसके अंतर्गत। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब कैपिटल मार्केट में जैसे कि मैंने पहले नाम लिख दिया था सेबी, यानी कि शेयर मार्केट इसको बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है जब हम शेयर पढ़ाएंगे, ठीक है। इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, उसका सुपरविजन एंड कंट्रोल करना। देखो यहाँ पे सुपरविजन आरबीआई इनको कर रही थी, ये इनको कर रही, और इसके अलावा जो सेबी है वो कंट्रोल करती है किनको, पूरे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर जो है। इक्विटी एंड डेट रेजर का मतलब होता है कि जो लोग पब्लिक से शेयर में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए पैसा रेज करते हैं, वो लोग इसी के कंट्रोल में आते हैं। आप बात आती है इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आज इस चीज को यहां ना पढ़ रहा होता और आपसे पूछता इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को कौन रेगुलेट करता है, तो आप में से 80% बच्चे आंसर देते कि आरबीआई करते हैं। आप लोग क्लास सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं तो इस वाले बात को लिखा है। अब मेरा जो है क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर को कौन रेगुलेट करता है, जरा आंसर दे दीजिए। क्योंकि जब लंबी क्लास हम करेंगे तो जरूरी है कि आप क्लास को सुनते भी रहें। बिल्कुल, निकेश जी ने आंसर दिया सेबी, वेरी गुड। चलिए, हमेशा ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार पूछते हैं आरबीआई, लोग आंसर देते हैं आरबीआई इसको, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये भी एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देखो इन्वेस्टर एक तो वर्ड है, ये इन्वेस्टर जो है वो शेयर मार्केट वाला इन्वेस्टर है। आप हमेशा ध्यान रखना कि बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी को भी इन्वेस्टर नहीं बोलते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में उसे डिपॉजिटर बोला जाता है, शेयर मार्केट में उसे इन्वेस्टर बोला जाता है। तो ये दोनों का फर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही सेबी जो है कस्टोडियंस होते हैं, जो शेयर मार्केट के शेयर के कस्टोडियंस होते हैं, उनकी डिपॉजिटरी है, सब मैं लाइन से बताऊंगा आपको। म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड कंपनीज हैं, और कैपिटल मार्केट की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, शेयर मार्केट वाले, वो सारे लोग को सेबी रेगुलेट करता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम मतलब आरबीआई के बाद सेबी भी क्लियर हो गया, अब है आईआरडीए एंड पीएफआरडीए। तो इसमें हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस चीज का, क्या क्या करता है। एक तो है
रूल्स की बात करता है, एंड रेगुलेशन ऑफ रनिंग इंश्योरेंस बिजनेस, यानी ये किसके लिए बात करता है, IRDAI, ये वाला। सुपरवाइजिंग ऑल इंश्योरेंस कंपनी की बात करता है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस, देखो दोनों तरह की इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है कि जो है जनरल इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, तो कई लोग इसका आंसर गलत कर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, यानी कि उनके जो इन्वेस्टमेंट का और कॉस्ट का स्ट्रक्चर है इंश्योरेंस कंपनी का, प्राइसिंग करना, प्रीमियम होती है ना, जैसे आप कहते हैं साहब मुझे 5 लाख का इंश्योरेंस चाहिए, तो आपकी एज के हिसाब से कैलकुलेट करके बताता है भाई आपका 543 पर मंथ आपका प्रीमियम जाएगा, तो प्राइसिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा जो इंश्योरेंस के ब्रोकर होते हैं, आमतौर पर इनको ब्रोकर ना बोल के एजेंट बोला जाता है। ठीक है, और उनकी कोई एजेंसीज हैं वो सब जो है इसको कंट्रोल करता है ये। अब बात आई पेंशन की, तो पेंशन में आपके पास पता है कि एनपीएस से एक स्कीम आ गई है आपके पास, तो पेंशन की जो भी स्कीम है उसके लिए जो है पीएफआरडीए काम करता है। ठीक है, वो सारे जो पेंशन फंड है उनके लिए रूल्स बनाता है और पेंशन फंड को रेगुलेट करने का काम करता है। तो देखिए ये हमने पूरे चार्ट को बहुत नीट एंड क्लीन करके आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया। जिन लोगों को ये चार्ट पूरा समझ में आ गया है वो लोग यस लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम एक एक हेडिंग को लेके चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी में है उसमें दो, ठीक है, चलिए तो जब हमने आरबीआई के बारे में सारी बातें पढ़ ली तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई की बात हम करते हैं तो सेंट्रल बैंकिंग यानी आरबीआई है वो कहता है मॉनेटरी कंट्रोल की बात करी उसने, और उसने करा जितने भी ऑल मेजर सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्री। तो अब यहाँ बात कर रहा है कि जो और बैंकों की जो कंट्री के जो सेंट्रल बैंक हैं उसमें बोला है कि दीज टू फंक्शंस हैं एंड कैरी द चार्ज ऑफ इंश्योरिंग दैट ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक्स इज नॉट इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब खराब ना हो जाए। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसे करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें तो मॉनेटरी कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बैंक सुपरविजन, तो यहाँ पर आरबीआई के लिए इन्फ्लेशन वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम दिया गया है। ठीक है, दिस इज इंश्योर्ड थ्रू ऑफ साइट एंड ऑन साइट सर्विलांस ऑफ द बैंक्स। ऑफ साइट और ऑन साइट से मतलब होता है, ऑन साइट तो मतलब होता है प्रोमाइसिस के अंदर, ऑफ साइट होता है प्रोमाइसिस से बाहर, यानी वो चाहे बैंकों में अंदर रह के चेक करे चाहे वो बाहर से करे। सर्विलांस का मतलब आपको पता ही है कि एक तरह से ये मधुलिका जी आपकी क्लास आधी मिस हो गई, पता नहीं क्यों हुई। कल हमने वीडियो बना दिया था, कल हमने जिन्होंने भी रिक्वेस्ट दी सबको लिंक भी प्रोवाइड किया, फिर भी आपकी क्लास क्यों मिस हो रही है। चलिए जितना आपको मिस हो गया है कोई बात नहीं, आगे का ध्यान रखिए। चलिए तो मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू, अब मॉनेटरी में उसने बोला था सीआरआर और एसएलआर का यूज करते हैं। ठीक है, बैंक का रेपो रेट का करता है, और इसके लिए बोला कि मेन इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल प्राइम रेट्स ऑफ लीडिंग बैंक्स। क्या होता है कि जितने भी लीडिंग बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट का कंट्रोल करने का काम आरबीआई करता है, और वो आरबीआई इस काम को करने के लिए जो है बैंक एंड रेपो रेट के को कंट्रोल करता है, उससे होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक डू एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी बैंक हैं जब वो बहुत परेशानी में होते हैं और कोई उन्हें मदद नहीं कर रहा होता तो उसमें आरबीआई ही एक ऐसा है जहां से उन्हें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मदद मिलती है, पर वो मदद जो होती है एक लिमिटेशंस में होती है, अनलिमिटेड नहीं होती है, उसे कुछ लॉज या क्लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है,
अगली बात आती है आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एफिशिएंट पेमेंट। अभी हमने पीछे बात भी करी थी कि आरबीआई जो है हमारा पेमेंट का जो सेटलमेंट का सिस्टम है उसको भी आरबीआई देखता है, ठीक है। आगे बात आ रही है कि आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक। अब क्या बोला, बैंकों का बैंक है। दे सुपरवाइज ऑल बैंक्स। आरबीआई कैन सुपरवाइज बैंक्स बाय यूजिंग आरबीआई एक्ट। अब उसने बोल दिया आरबीआई कोई सारी पावर, आरबीआई क्या यूज करता है, आरबीआई का जो एक्ट है उसे यूज करता है। फर्दर इशूइंग रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ आरबीआई हैज सेट अप ए डिपार्टमेंटल कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। डीओएस है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, जो बैंकों के सुपरविजन के लिए अलग से आरबीआई के अंदर ही एक डिपार्टमेंट हो गया है टू कंट्रोल द कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक को करने का, ठीक है। अब देखिए इशू सारी डेफिनेशंस आ रही है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, समझते चलेंगे, कुछ की पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब देखिएगा पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स, ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, ये सारे कमर्शियल बैंक में आते हैं। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। अब देखो ये कहते हैं मेन एरिया ऑफ एक्टिविटी, बैंक का मेन, जब आज से 50 साल पहले जाना तो बैंक का काम ही सिर्फ ये था कि जिसके पास पैसा होता उससे लेता था, जिसको जरूरत होती उसको देता था, ठीक है। अब एनबीएफसी की बात आ रही है। एनबीएफसी आर अलाउड टू रेज डिपॉजिट। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या किसी एनबीएफसी को आपने डिपॉजिट रेज करते हुए सुना है? अगर सुना है किसी ने, उसके 2-3 नाम मेरे को आपसे चाहिए। ऐसी एनबीएफसी जो पब्लिक से डिपॉजिट भी रेज कर रही हैं, उनके नाम चाहिए, आप दीजिए जरा, ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बोला फ्रॉम द पब्लिक एंड लैंड थ्रू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग लीजिंग। लीजिंग होती है किराए पर देना, पैसा किराए पर देना। हायर परचेस सिस्टम होता है व्हीकल या मशीनरी के लिए। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग है, किसी के आप बिल ले लिया उसको पैसे दे दिए, जब बिल मैच्योर होगा तो करेगा, ठीक है। These are licensed and supervised by the central banking authority। ये सारा ले बोला लाइसेंस्ड एंड सुपरवाइज्ड, यानी इन चीजों का लाइसेंस भी आरबीआई दे रहा है एनबीएफसी को, उनको सुपरवाइज भी करता है। तो एनबीएफसी से रिलेटेड को भी आपकी कंप्लेंट होती है, आप आरबीआई में कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक प्रेस्क्राइब्स दैट नो एनबीएफसी कैन ऑपरेट विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि आरबीआई के अंडर में तो आरबीआई के लाइसेंस के बिना वो नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला है, हाँ वेरी गुड। मनोज प्रजापति, डीएचएफएल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये एनबीएफसी के नाम तो है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या इनको कभी डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हुए आपने सुना है? मुथूट फाइनेंस भी बोले तो ये एनबीएफसी के नाम है। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर आप कभी पीएनबी हाउसिंग या डीएचएफएल में जाएं तो वहां एफडी का रेट लिखा रहता है। कभी आप बजाज फाइनेंस के ऑफिस में जाएं तो वहां एफडी का रेट लिखा रहता है, यानी ये पब्लिक से एफडी एक्सेप्ट करती हैं बल्क में। ये बैंकिंग नहीं करती, यानी सेविंग बैंक करंट अकाउंट नहीं खुलती, लेकिन बल्क में ये आपसे इन्वेस्टमेंट एफडी के रूप में लेती हैं, ठीक है। चलिए अगला आ गया पॉइंट, प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स देखो बहुत आपको कंफ्यूजन आता है कि प्राइमरी डीलर्स क्या होता है। प्राइमरी डीलर्स आल्सो नोन एज पीडीज डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डील इन द बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अब मैं ये सारी बातें आपको समझाता हूं। जब भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट में फ्लोट होती है तो डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचने से पहले एक डीलर उसको पूरा बल्क में उठाता है और वो डीलर रिटेल को सेल करता है, ठीक है। अब आप समझिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या मतलब हुआ। प्राइमरी मार्केट का मतलब हुआ, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, ये आगे भी काम आ सकता है आपका। देखो एक तो है सिक्योरिटी रेजर, सिक्योरिटी जहां से चलती है, ठीक है, वहां से होलसेल सेल होती है, होलसेल में होती है, और उसके बाद किसको आती है, रिटेल को आती है, उसके बाद किसको आती है, रिटेल को आती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी होलसेल वाला जो होता है उसको हम प्राइमरी कह देते हैं,
और होलसेल से रिटेल को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी। और एक एग्जांपल और मैं देता हूँ, आपको पता होगा कि जो सब्जी मंडी होती है जहाँ पे मॉर्निंग में 5 बजे से लेके 8 बजे तक बहुत चहल पहल रहती है, जो बड़ी सब्जी मंडी आपके सिटी की सब्जी मंडी होती है, वो एक तरह से आपका होलसेल मार्केट है। वहाँ पर जो भी सब्जी, जो वेजिटेबल प्रोड्यूसर है वो अपनी सब्जी लेके जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वहां पे वो बल्क में बहुत सस्ती सस्ती सब्जी उससे खरीद लेता है। उसके बाद वो रिटेलर्स को, जो गली मोहल्लों में ठेले वाले बेचने आते हैं, तो वो भी वहीं से सुबह सब्जी उठा के लाते हैं। तो वो जो वहां से सब्जी उठा के लाते हैं वो रिटेलर्स, वो एक तरह से सेकेंडरी मार्केट हुआ। उसको आप लेने के लिए क्या करते हैं, जब आप यहाँ पे गली में आती है तो आपको वो सब्जी जो खरीदते हैं वो सेकेंडरी मार्केट है। ऐसे ही आईपीओ जो होता है वो प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल है। और शेयर मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट का एग्जांपल है। ठीक है, देयर बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड मार्केट्स फॉर गवर्नमेंट। अब देखो, जो ये प्राइमरी डीलर होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या प्रोवाइड करें, मार्केट, एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, जैसे गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड आ गया है, आरबीआई के बॉन्ड आते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड, टैक्सेबल बॉन्ड है, नॉन टैक्सेबल बॉन्ड है, 30 ईयर बॉन्ड है, 20 ईयर बॉन्ड है, ठीक है। दस पीडीज आर एक्टिंग एज ए मार्केट मेकर। आप देखो यहाँ पे बहुत ध्यान सुना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट मेकर पीडीज हैं, यानी प्राइमरी डीलर हैं। ठीक है, चलो अब अगला आ गया हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कौन से लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने बोला ऑन डीलिंग विद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सच एज इन्वेस्टमेंट वाले हों, लोन वाले हों या डिपॉजिट वाले हों। देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट बिल्कुल साफ साफ अलग अलग लगा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एफआईज आर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट्स हैं करने के लिए है, विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर इंडस्ट्री। एफआई वो हैं जो लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल करा रहे हैं, एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को लॉन्ग टर्म फंड। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर अंडर ऑफ साइट एंड ऑन साइट सर्विलांस ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। अगर किसी को ये क्लास बोरिंग लग रही है तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन अगर वो स्किप करता है तो निश्चित रूप से वो कुछ ऐसी चीज जरूर छोड़ रहा है जो इस क्लास से उसको एडिशनल नॉलेज मिल सकती है। आपको हो सकता है 100% में से 99% चीजें आती हों, लेकिन अगर आप क्लास लेते तो वो 1% जरूर आपका पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और अगर आप अभी जब बैठे हुए हैं घर में, कोई काम आपके पास विशेष है नहीं, तो आपको क्लास लेनी चाहिए। और ये क्लास तुरंत क्लास होने के बाद प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइवेट बैंक्स। अब अगर बात करें प्राइवेट बैंक्स की, इनिशियली सेटअप टू सप्लांट इंडिजीनियस सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब देखो कोऑपरेटिव बैंक के लिए खास बात आ गई। अब कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ मैं एक बात बता दूं, एक कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है। तो अभी आपने सुना होगा एक जो पंजाब वाला पीएमसी है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, वो दिवालिया हो गया था, बैंकरप्ट हो गया था। तो वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो एक अलग तरह के बैंक है। और अभी अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था कि अब कोऑपरेटिव जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका कंट्रोल आरबीआई के पास आ गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें, जो हमारे वैसे दूसरे तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, तो उसमें बात आ रहा है इंडिजीनियस रूरल क्रेडिट। यानी रूरल क्रेडिट के लिए particularly money lenders today they mostly serve as the needs of the agriculture and allied activity, यानी और रूरल बेस्ड इंडस्ट्री, इन सब कामों के लिए, एंड टू द लेसर एक्सटेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है रूरल क्रेडिट पे काम करती हैं, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी और रूरल बेस्ड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। ट्रेड, थोड़ा बहुत ट्रेड भी हो गया, ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन अर्बन। तो उसने बोला कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं कि गांव में तो सब काम करते हैं, लेकिन अर्बन सेंटर पे भी थोड़ा लेसर, थोड़ी मात्रा में क्या है, ट्रेड और इंडस्ट्री को भी हेल्प करती हैं।
These are allowed to raise deposits and give advances from and to the public। क्या है, वो पब्लिक से ये भी क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये क्या करती हैं कि पब्लिक से पैसा लेती है, एक्सेप्ट करती हैं और वो उसको लोन पे देती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रखा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कौन कंट्रोल करता है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स दो तरह के हुए, एक हुआ रूरल के लिए काम करने वाला, रूरल के लिए जो काम करता है उसको जो है, एक मैं लिखता हूं यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक है और एक अर्बन है, ठीक है। अर्बन वाले के लिए तो बोल दिया उसने स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई करती है, वाइल अदर कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल बाय द नाबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्री वाले कौन करता है, नाबार्ड प्लस स्टेट करता है, और अर्बन वाले कौन करता है, आरबीआई प्लस स्टेट करता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक्सेप्ट सर्टेन एग्जेम्पशन इन पेइंग द हायर इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रेगुलेटरी सिमिलर टू द। कहने का मतलब ये है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। इस पे बहुत काफ़ी जो है बात हो चुकी है हमारी। जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो उनके डिपॉजिट रेट आपने देखा होगा कि उनके डिपॉजिट रेट, कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिट रेट्स होते हैं थोड़े से वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है आरबीआई के एक फंक्शन की, पेमेंट एंड सेटलमेंट। मैंने पहले भी बताया कि जो भी आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एनईएफटी वगैरह वगैरह होते हैं सबका कंट्रोल आरबीआई पे है। मेंटेनेंस ऑफ क्लीयरिंग हाउस, और क्लीयरिंग हाउस जो भी चलाता है वो भी आरबीआई चलाता है। आपको पता होगा एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो बैंकों का क्लीयरिंग हाउस लगता है उस बिल्डिंग का किराया कौन देता है। सारे बैंक मिलके देते हैं, या जो लीड बैंक है वो देता है, या जिस बैंक के प्रमाइसेस में वो क्लीयरिंग चल रही वो, या आरबीआई। चार ऑप्शन मैंने आपको दिया, आपका आंसर मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं आपको इस क्लास में बार बार ये गारंटी कर रहा हूं कि अगर ये आप क्लास पूरी लेते हैं तो आप उस बुक को, उस 8 to 10 पेजेस को बिल्कुल दिमाग के अंदर आ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और मन करेगा दोबारा एक बार और पढ़ लें। एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन, इस एक या 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे इस टॉपिक में से, वो आपका बिल्कुल हो जाएंगे। एक आंसर आया आरबीआई, एक आंसर आया लीड बैंक और एक आंसर आया ऑल टुगेदर बैंक। अब देखिए जब भी आपके आंसर 2-3 आते हैं तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका पूरा किराया आरबीआई देता है, उसका पूरा किराया आरबीआई, पूरे क्लीयरिंग हाउस के एक्सपेंसेस को आरबीआई कंट्रोल करता है, क्योंकि आरबीआई इज द ओनर ऑफ द क्लीयरिंग हाउस, ठीक है। चलो, क्रिएशन ऑफ करेंसी होल्डिंग चेस्ट, जो भी करेंसी की चेस्ट होती है आरबीआई उसको कंट्रोल करता है इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज। एंड क्रिएशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड यानी ईएफटी आर अदर एक्टिविटी। अब देखो क्या क्या चीज आ गई, एक तो क्लियरिंग हाउस की बात आई, एक आई बात उनकी करेंसी चेस्ट की बात आई, दूसरी बात आई कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की बात आई, तो और मैंने बताया कि ऑनलाइन जितना भी काम होता है आजकल सारा ये आरबीआई ही कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट। चलिए अब मैनेजमेंट गवर्नमेंट डेट, गवर्नमेंट का जो कर्जे का सारा मैनेजमेंट जो है आरबीआई देखता है। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक मैनेज द इशू एंड सर्विस ऑफ गवर्नमेंट डेट। दिस इन्वॉल्व्स प्राइस डिस्कवरी, वॉल्यूम्स टू बी रेज्ड, टेन्योर और डेट एंड मैचिंग इट विद ओवरऑल कैश मैनेजमेंट ऑफ द डेट। कहने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की पैसे की रिक्वायर है
प्राइस डिस्कवरी का मतलब है कि कितने में हम वो सिक्योरिटी का क्या प्राइस रखें, वॉल्यूम कितने करोड़ रुपए चाहिए, टेन्योर कितने समय के लिए चाहिए, इन सबको मैचिंग करा करके गवर्नमेंट का जो मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट डेट का होता है वो सारा आरबीआई करती है। ठीक है, अगला है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स अकाउंट एंड डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता होगा जो गवर्नमेंट डिपॉजिट्स होते हैं उसका कंट्रोल आरबीआई करता है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे पीपीएफ है और आपका सीनियर सिटीजन स्कीम है, ये सारी स्कीम में जो भी बैंकों में पैसा जमा हो रहा है उसका एक तरह से कंट्रोल बैंक में जमा जरूर होता है, बैंक सर्विसेज जरूर दे रहा है, लेकिन उसका मालिक आरबीआई होता है। एंड कैरी आउट देयर कैश मैनेजमेंट थ्रू द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल। और वो कैसे करता है कि ये कैश मैनेजमेंट कैसे करता है, या तो बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल इश्यू करता है गवर्नमेंट और उससे पब्लिक से पैसा लेके सरकार को देता है। ठीक है, अगला पॉइंट है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू बैंक्स। The central bank provide liquidity support on a temporary basis through the facility of repurchase repo। आपको इस पता है कि LAF एक फैसिलिटी है, ठीक है, lenders of last resort to banks। तो इसमें रेपो, एलएएफ में क्या था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, रेपो है और एमएसएफ की फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी भी जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स। ठीक है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। कई लोगों को बहुत सारी बात पता होंगी लेकिन आज भी कुछ ना कुछ बात आपको पता होने वाली है, और वो बात जो पता होने वाली है कैश रिजर्व रेशियो और सीआरआर के बारे में पता होने वाली है। ठीक है, चलिए अब सीआरआर के बारे में कुछ कॉमन। आफ्टर लाइव क्लास इट विल नॉट रिमेन फ्री। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ पढ़ें। वीडियो तो बहुत सारे डाल रखे हैं लेकिन आप लोग कितने देखते हैं। लाइव क्लास में आपके साथ एक कंपल्सन होगा कि आप बैठो, दुनियादारी छोड़ दो। सितंबर का महीना आधा पहुंच गया है, नवंबर में आपका एग्जाम है, 15 सितंबर को डेट्स भी डिक्लेयर हो जाएंगी। कैसे पास करना है जेआईबी आपको, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो, पास होने की गारंटी हमारी है। ठीक है, आप लोगों ने कोरोना योद्धा की तरह इस समय जो है वो किया था। चलिए अब बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो इसमें जो है दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये सबको क्लियर है कि आरबीआई के एक्ट में है, लेकिन यहाँ पे आप लोग गड़बड़ कर जाते हो। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) में सीआरआर का जिक्र है। ठीक है, यही मैं बताता हूं कि एसएलआर का जिक्र कहाँ है। एसएलआर आरबीआई एक्ट की जगह तो है बीआर एक्ट 1949, और यहाँ पे सेक्शन 24 की जगह वो 42 की जगह 24। तो देखिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आरबी एक्ट, यही आरबीए उल्टा हो गया है बीआरए। ठीक है, और यहाँ पे 42 सेक्शन है, ये उल्टा हो गया 24। ये हमेशा ध्यान रखना। एसएलआर जो है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सेक्शन 24 है, और सीआरआर जो है वो आरबीआई का एक्ट का सेक्शन 42 है। कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड्स that all scheduled commercial bank are required to maintain with RBI। अच्छा, मैं इसी बीच में आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी पिछले 2 महीनों में CRR से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, आपको बतानी है। अभी मैं बातें करते करते बता दूंगा लेकिन पहले आपको बतानी है। तो CRR is mandatory deposit to be held by banks with central bank। बैंक रखता है विद द सेंट्रल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक के नाम पर रखता है।
वो मनी या सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को भेजता नहीं है, लेकिन जहां रखता है वो कहता है कि भैया ये मनी तो आरबीआई वालों की है। इट इज ए परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी NDTL के अगेंस्ट में बैंक को CRR मेंटेन करनी पड़ती है। CRR enables central bank to control liquidity in the system। अब देखो ये कई बार पर्पज आता है कि CRR का पर्पज क्या है, तो एक तो बात आई लिक्विडिटी, और दूसरा बोलता है देयर बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बैंक लैंडिंग। तो क्या क्या चीजें आई, 3 चीजें आई, ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके। एक तो लिक्विडिटी मेंटेन करता है, एक इन्फ्लेशन मेंटेन करता है, और एक लैंडिंग। लैंडिंग क्यों मेंटेन करता है कि भैया इसको फंक्शनल रूप में अगर समझना है तो अंकुश गुप्ता जी, टेस्ट सीरीज कब मिलेगी? आपने पढ़ाई पूरी कर ली है? पढ़ाई पूरी कर लीजिए, MCQ पूरे कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम चल रहा है, वेबसाइट में डेवलपमेंट चल रहा है, कई सारे टॉपिक हमने। चलिए, मैंने वर्किंग एरिया खोल लिया क्योंकि CRR समझाने के लिए मुझे ये पेज खोलना पड़ा है। अब यहाँ समझ लीजिए स्क्रीन पे आपके एक ब्लैंक पेज आ चुका है, और इस ब्लैंक पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कि CRR के कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। देखिए, CRR बैंक का जो डिपॉजिट होता है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं, लेकिन इस लायबिलिटी में से क्या होता है इसको समझ लीजिए। NDTL के बारे में भी यहाँ डिटेल कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें से कुछ चीजें हट जाती हैं, तो जो हटने के बाद बनता है वो NDTL बनता है। यानी कुछ ऐसे डिपॉजिट्स जो हमें CRR मेंटेन करने के लिए जरूरी नहीं होते हैं। अगर CIB वाले इस क्लास में बैठे हुए हैं तो उनका न्यूमेरिकल आता है CRR SLR पर, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो JIB वाले बैठे हैं उनके लिए कॉमन समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिपॉजिट है NDTL जिसको हम बोल रहे हैं, उस NDTL का 3% हमारा क्या है इस समय आज की तारीख में CRR मेंटेन करना है, ठीक है। अब अभी हमने पीछे वो पढ़े CRR के पर्पज, 3 पर्पज थे। एक तो था हमारा क्या, लिक्विडिटी था, दूसरा क्या था, इन्फ्लेशन था, और तीसरा था लैंडिंग कंट्रोल। तो लैंडिंग कंट्रोल कैसे होता है उसको समझाने के लिए मुझे ये चार्ट लेना पड़ा। अगर ये NDTL आपका सपोज कीजिए 500 करोड़ है, तो आप पूरा 500 करोड़ का लोन बांट सकते हैं, लेकिन इस 500 करोड़ में 3% तो आपको CRR रखना है। तो इसमें से 3% यानी कि 15 करोड़ माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचेगा वो रिमेनिंग आपके पास बचेगा 485 करोड़। तो आप ये देख रहे हैं कि 15 करोड़ की लैंडिंग उसने क्या कर दी, कॉन्ट्रैक्ट कर ली, रोक ली, आपको नहीं करने दी उतनी लैंडिंग। तो जब उतनी लैंडिंग नहीं करने दी, इसका मतलब ये हो गया ये इस पे भी काम करता है, किस पे, लैंडिंग को कंट्रोल। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का भी बहुत जरा वो एक अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझेंगे, CRR और SLR का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कोई टीचर समझा के नहीं देगा, आप समझ लीजिए इसमें क्या है। इसमें एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक बंदे का, और ऐसा कुछ कह सकते हैं कि कोई बंदा है, उसको आपका जो बाइपर्टाइट का एरियर मिला, बाइपर्टाइट का एरियर मिला, और उसने अपने बच्चे को 40,000 दे दिए, 40,000 रुपीज दे दिए। मैं बता रहा हूँ CRR और SLR समझ लीजिए, सारे पर्पज आपको समझ में आ जाएंगे CRR और SLR के, ठीक है। 40,000 उसने दे दिए उसको, और कहा कि बेटे ले जा और क्या कर, मजे कर। मजे करना जानते हैं, अपनी मन चाही इच्छा कर, जो करना है कर ले। 40,000, बहुत दिन से बच्चा कहता पापा कुछ पैसे चाहिए, कुछ लेना है, कुछ बोला,
वो 40,000 ले करके वो क्या करता है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, आपको भी पता है कि वो उन कामों पे कुछ कामों पे खर्च करेगा। तो आजकल आपको पता है कि एकदम से हॉट चीज क्या है, उसे तुरंत मोबाइल बदलना होता है। बच्चे आजकल कपड़ों के भी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और उसके बाद वो रेस्टोरेंट में भी जाते हैं और कुछ और भी करते हैं। तो 40,000 का मान लिया उसने, 25,000 का तो क्या ले लिया, मोबाइल ले लिया। ठीक है, और मोबाइल वो कैसे ले रहा है, यहाँ सोचने की बात है। 25,000 का मोबाइल ले लिया और करीबन 12,000 के उसने गारमेंट ले लिए और 3,000 रुपये उसने रेस्टोरेंट में खर्च कर दिए। ये पहली कंडीशन है, और ये कंडीशन उस समय की है कि जैसे ही 40,000 उसकी जेब में आए तो आप सरप्राइज करेंगे कि जैसे ही किसी की जेब में 40,000 आएंगे तो वो इतना बेचैन हो जाएगा, रात भर उसको नींद नहीं आएगी, और सुबह वो जल्दी जल्दी मार्केट चला जाएगा और जिस भी दुकान में घुस गया, दुकानदार ने जो सामान दे दिया उसी को समझ के तुरंत पैसे गिनेगा और वापस चला आ जाएगा। इसी तरह वो गारमेंट्स भी जाएगा, कपड़े लेने जाएगा, जहाँ पे घुसा किसी शोरूम में घुसा, वहाँ उसने जूते ले लिए नाइका के या इस तरह से कुछ भी लिया, बिना बार्गेनिंग के लिया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं तीनों पर्पज आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ये 40,000 जैसे ही सन को मिले तो सन की क्या बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहली बात कि बैंक, इसने उसके फादर ने कहा 40,000 ले ले बेटा, पर सारे खर्च मत करना। क्या बोला उसने कि कुछ पैसे बचा लेना। ये जो कुछ पैसे बचा लेना, दैट इज CRR। दैट इज क्या, CRR। ये क्या होती है, CRR। उसने कहा कुछ पैसे बचा लेना। ठीक है, तो जब उसने कहा कुछ पैसे बचा लेना, तो इसका मतलब कुछ आपने रोक लिया, तो आपने लिक्विडिटी को क्या कर दिया, लेस कर दिया उसकी। एक समय पे वो 40,000 खर्च करने को तैयार था, आज उसकी लिक्विडिटी कितनी हो गई, 35,000, यानी कि कम हो गई। यानी कि क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अब क्या है, जब वो मोबाइल लेने जाएगा तो मोबाइल लेने जाएगा, उसके माइंड में एक सेटबैक लग गया कि 40,000 मेरे पास थे, लेकिन पापा ने कह दिया पूरे खर्च मत करना, और ये जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसके माइंड में आ गया, उससे वो क्या करेगा, उस मोबाइल को लेने जाएगा तो बार्गेनिंग करना शुरू करेगा। गारमेंट की दुकान में घुसेगा तो वहां भी बार्गेनिंग करेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहां भी बार्गेनिंग करेगा। आप समझ लीजिए क्या करा उसने, एक तो लिक्विडिटी कम हुई, और बार्गेनिंग करने का मतलब हुआ इन्फ्लेशन। बार्गेनिंग कम करने का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम होना। कैसे, कि जो सामान वो पहले 25,000 का ले रहा था, वही सामान आप वो 22,000 का ले रहा है। यानी मार्केट में एक पर्टिकुलर आइटम का प्राइस 25 से 22 हो गया। और किसी भी चीज की प्राइस क्या होती है, सेल जितने में हुआ। ठीक है, सेल जितने में हुआ वो चीज, तो उसमें ऐसे ही गारमेंट में यहां पे भी उसने 2,000 रुपए की बार्गेनिंग कर दी। ये बार्गेनिंग इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन को कम कर दिया उसने, लिक्विडिटी को कम कर दिया। तो अब क्वेश्चन आता है, CRR क्या करता है, लिक्विडिटी को कम करता है। किसकी लिक्विडिटी को, यहां तो हम उस सन की कर रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल बात करेंगे तो बैंक की लिक्विडिटी को। बैंक की लिक्विडिटी अभी हमने पीछे बताया था आपको, बैंक की लिक्विडिटी ये पूरी थी, लेकिन ये CRR आने से, इतनी CRR आने से इतनी कम हो गई। इतनी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगली बात आती है रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की जब बात आती है तो ऐसे ही वहां पे भी उसने काम, यानी रेस्टोरेंट में 500 रुपये बचा लिए। तो ये जो जो एक साइकोलॉजिकल, उसको 5,000 रुपये कम बोल दिया, उसकी वजह से उसको अपना बजट डाउन करना पड़ा।
अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसको हम SLR से कैसे लिंक करें, कि इसको हम SLR से कैसे लिंक करें, वो बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि क्या हुआ कि उसने 40,000 रुपये दिए, कोई बात नहीं, 5,000 रुपये बोला कि भैया खर्च मत करना, चल गया। अब उसने एक चीज और बोल दी कि भैया एक अपने लिए जो वो आती है ना आजकल फिट बैंड, जो एक घड़ी आती है जिसमें आपकी पल्स वगैरह होती है, तो उसको हम बोलते हैं फिट बैंड वॉच। ठीक है, अब पता लगा वो 5,000 रुपए का आता है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे 5,000 रुपये और कम हो गए, यानी 35,000 में 5,000 ज्यादा, अब 30,000 खर्च करने हैं। अब वो 30,000 कैसे खर्च करेगा? 20,000 का मोबाइल लेगा, 8,000 और 2,000। अब देखिए ध्यान से क्या हुआ, देखिए उसने क्या करा, अपनी जरूरतों को कंट्रोल किया, उसने अपनी जरूरतों को कंट्रोल किया और 25,000 से पहले 22 पे आया था, अब हो सकता है वो 22,000 का फोन ना लेके कोई फोन ही दूसरा ले लिए। जैसे पहले आपको पता होगा कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपए कोई दे दे और कुछ ना पूछे तो आप आईफोन पे चले जाओगे, अपने पैसे से कमा के खरीदोगे तो सैमसंग पे आ जाओगे, किसी ने गिफ्ट दिया है और पैसे और कम हो गए हैं तो आप वीवो पे आ जाओगे। तो क्या हो रहा है, अच्छा आईफोन लो या वीवो का फोन लो या ओप्पो का फोन लो, लगभग आपकी जरूरतें पूरी करता है। थोड़ा सा आपको माइंड में क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो बैंकों की लिक्विडिटी को, इन्फ्लेशन को और लैंडिंग भी कैसे, लैंडिंग मैंने पहले समझा दी थी, तीनों चीज पे कंट्रोल कर रहा है। अब मेरी बात आई कि मैं एसएलआर की बात कर रहा था, तो जब मैं एसएलआर की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 5,000 रुपए हैं दैट इज एसएलआर। जरा मुझे समझाइए कि क्या एसएलआर समझ में आया आपको क्या है? जिन्होंने हमारे पूरे कोर्स के लेक्चर देखेंगे उनको तो समझ में आ गया होगा, जो ये पहली बार मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनको तो थोड़ा सा शायद समस्या आ रही होगी। चलिए, कुछ लोगों ने नो बोला, कुछ लोगों ने यस बोला, तो आज आपको मजा आने वाला है, आप समझने वाले हैं कि एसएलआर एक्चुअली होता क्या है। एसएलआर एक्चुअली होता क्या है आज आपको समझ में आने वाला है। देखिए एसएलआर कुछ और नहीं, बस ये है कि आपको पूरा पैसा खर्च नहीं करना है, उसमें से कुछ पैसा पैसे के रूप में ही रखना है, उसको हम बोलते हैं CRR। जो हमने आपको पैसा दिया उसमें से कुछ पैसा अपने पैसे के ही फॉर्म में रखना है, दैट इज CRR। जो पैसा हमने दिया उसमें से कुछ पैसा हमारे कहे अनुसार, जैसा हम आपको ऑर्डर करेंगे ऐसा करना है। जैसे कि यहाँ पे उसके फादर ने ऑर्डर कर दिया कि भैया ये 5,000 रुपए का वो ले लेना, ऐसे ही बैंक यानी आरबीआई बैंकों को बोलता है कि कुछ पैसा तो आप CRR रख लो और कुछ पैसा आप SLR रख लो। SLR 18.5%। क्या रख लो, कहाँ कर रखना बोलता है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट कर लो। तो जब स्पेसिफिक नहीं, जो पैसा खुद अपने पास रखा हुआ है वो CRR है, SLR है उस पैसे को कहीं खर्च करना। फिर देख लो जो आपने आंसर दिया है, पैसा खर्च कर दिया तो सर कैसे हुआ? भाई जो पैसा खर्च कर दिया उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम अपने चार्ट में, इन तीन चीज की बात नहीं कर रहे। इन तीन चीजों का रोल सिर्फ इन्फ्लेशन में बता रहे हैं कि भैया इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं।
आपके पास पैसा होगा जेब में तो आप बाजार जाएंगे, और जब आप बाजार जाएंगे तो क्या होगा वहां पे, जब आप बाजार जाएंगे तो पैसा ज्यादा होगा तो खूब कहेंगे हाँ जी जल्दी से दिखाओ, ये कितने का, बोलो जी कितने का, उसने कहा 6,000 रुपये, लो जी 6,000 रुपये पकड़ो। और जब आपको साइकोलॉजिकल ये होगा ये नहीं मेरे को पैसे नहीं है इतने, तो आप पूछे कुछ सस्ता कर लो, दूसरी दुकान जाओगे, तीसरी दुकान जाओगे, और पैसे कम हो जाएं तो अपना खरीदने का डिसीजन भी पोस्टपोन करोगे कि अभी नहीं ले रहा अगले महीने लूंगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ? अपने पास पैसा रखना CRR है, अपने पास उसी पैसे से कोई सामान खरीद के रखना SLR है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक क्या करते हैं कि वो SLR के रूप में उनको जो पैसा रखना पड़ता है, और वो मैंने भी बताया वो इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ तो हमने उसे कुछ खरीदवा दिया था, यहाँ पर है वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी में वो पैसा लगाते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अभी जैसे पूछा है किसी ने कि वो एज ए कैश फादर को दे दे तो CRR नहीं, यहां पे समझो बात को, वो जो है पैसा फादर के कहने में रख रहा है, यानी फादर ही उसको बोलेंगे क्या करना है। तो CRR क्या है, यहाँ पे RBI कह रहा है ये पैसा खर्च मत करना, रखना अपने पास ही, लेकिन किसके नाम पे, इसके नाम पे, RBI के नाम पे। ये चलिए जी, समझ में आया आपको बात? फिर समझा रहा हूं मैं, फिर आप समझ लीजिए बात को। कैश फादर के पास रखना, तो अब मेरा बिल्कुल कंक्रीट हुआ है इसमें। इस चार्ट को दोबारा से आप देखिए कि जो पैसा आपने रखा तो अपने पास है लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं, और कैसी फॉर्म में रखना है, कैश की फॉर्म में रखना है, वो पैसा CRR होता है। वो पैसा जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्च करना है उसको हम बोलते हैं SLR। और SLR में स्पेसिफिक पर्पज, यहाँ तो बोला हमने भैया अपने लिए हेल्थ का रिस्टबैंड ले लेना, और यहाँ बोला हमने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पे, जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे कुछ RBI के बॉन्ड रखने हैं, कुछ आपको मनी मार्केट में लगाना है, वो बैंक के अकॉर्डिंग जो है उन्हें तय करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने चैप्टर पे दोबारा आते हैं। अब हम SLR को थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, समझा मैंने दिया है, अब हम उसमें कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, स्टैट्यूटरी LR द प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ NDTL बैंक टू हेल्प प्रेस्क्राइब्स। देखो यहाँ बोल दिया कैसे रखना है, मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें सबसे बड़ा क्या है, मोस्टली। अपार्ट फ्रॉम CRR एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन इंडिया at the close of business every day a minimum proportion of their net, क्या है, अब वो देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है। क्या बात आ गई है कि SLR कैसे कैसे सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 चीजें आई। SLR आप कैसे रख सकते हैं, एक तो आप रख सकते हो कैश के फॉर्म में, एक कैसे रख सकते हो गोल्ड के फॉर्म में, और एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के 1, 2, 3, 3 फॉर्म में आप रख सकते हो पैसा। ठीक है, 3 फॉर्म में आप पैसा रख सकते हो। तो उस पैसे को रखने के लिए SLR की कॉल आ रही है, और ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि SLR में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अलाउड होते हैं, SLR में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट अलाउड होते हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। और एक चीज इसमें और इम्पॉर्टेंट आई हमारी कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि CRR के मामले में क्या चेंज आया है, तो आप लोगों ने आंसर नहीं दिया मुझको। CRR के मामले में चेंज आया है कि जो भी आप CRR मेंटेन करते हैं उसमें थोड़ा सा सरकार ने ढील दे दी है। वो 90% करना जरूरी होता था टारगेट का, लेकिन उसको अभी सरकार ने 80% में ला दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कहा है कि अगर थोड़ा बहुत CRR कम भी मेंटेन कर रहे हो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको लैंडिंग बढ़ानी है।
लैंडिंग बढ़ानी है, और लैंडिंग बढ़ाने के लिए सीआरआर को कम करना पड़ेगा, तभी वो पोर्शन उसके पास ज्यादा आएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए सीआरआर, अगर हमारा सीआरआर बढ़ जाए तो इतना पार्ट और कम हो जाएगा बैंकों, और सीआरआर अगर घट जाए तो बैंकों के पास, सीआरआर अगर यहाँ पहुंच जाए, इतना हो जाए, तो बैंकों के पास थोड़ा सा फंड और आ जाएगा, वो इस फंड को क्या करेगी, लोन में बांटेगी। ठीक है, तो ये बात लैंडिंग, यानी कि लैंडिंग वाला काम आपका ओके हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से सब लोगों को। ठीक, चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। और बोलता है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट ऑन डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इज नोन एज द, ये हो गया द इंक्रीज इन और डिक्रीज, देखो ये आ गया, ये देखो इंक्रीज अगर करेंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स माने संकुचन होगा। किस चीज में संकुचन होगा, क्रेडिट क्रिएशन में। और अगर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं इक्विटी एंड डेट रेजर की तरफ। और अगर हम इक्विटी एंड डेट रेजर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसको कंट्रोल कौन करता है। हमने पहले चर्चा कर ली थी, इसको कंट्रोल करता है कौन, सेबी। ठीक है, अब क्या है देखो, मार्केटेबली कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, मार्केटेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड, डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर इनेबल्स कॉर्पोरेट टू रेज डेट, यानी कर्जा उठाने के लिए इनेबल करते हैं। वाइल डिवेंचर होल्डर एंजॉय वेरी हाई लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पे बात सुनो, डिवेंचर जो है सबसे हाई लिक्विडिटी, यानी प्रॉपर्टी जो होती है, यानी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जब वो कंपनी बिकेगी, सेल होगी, तो उससे जो पैसा आएगा सबसे पहले डिवेंचर्स को मिलता है पैसा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑल सिक्योरिटीज कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस freely bought and sold on these exchanges can be issued only after obtaining approval of the capital market। यानी कोई भी ऐसी चीज, ने सवाल पूछा है कि सीआरआर में कैश आरबीआई में मेंटेन करना पड़ता है। देखो इसका मैं बहुत बार बार आंसर दे रहा हूँ कि आरबीआई के नाम से मेंटेन करते हैं, लेकिन मेंटेन वो बैंकों में ही होता है। आरबीआई कहता है इतना पैसा आप साइड में रख लो मेरे नाम से, तो आपको पता है कि आरबीआई का पैसा कहाँ है, आरबीआई की तिजोरियां बैंकों में ही तो है, चेस्ट में, वो वहां आप रख देते हैं तो वो मानते हैं कि आरबीआई, तो वो कहने का मतलब एक तरह से आरबीआई ही मेंटेन कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको बैंक अपने वहां ही आरबीआई के नाम पे पैसे को रखता है। अच्छा, एसएलआर इन कैश ऑल्सो बी टर्म्ड एज सीआरआर एज वेल, प्लीज एलोबरेट। देखो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एसएलआर इन कैश कैन बी, ये निकेश आनंद जी ने पूछा हुआ है, एसएलआर इन कैश कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सीआरआर, बिल्कुल नहीं। सीआरआर का तो कोटा आपने अलग से पूरा करना है। अब एसएलआर में क्या है, एसएलआर का कोटा पूरा करने के लिए आपके पास सिक्योरिटी नहीं हो पाई है, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हो, तो गोल्ड में रख लो, गोल्ड भी नहीं कर रहा है तो आपको अपने पास ही रखना है, जैसे सीआरआर रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है, आप लोगों से आंसर चाहिए कि बैंक सारा पैसा एसएलआर का सीआरआर में वो कैश क्यों नहीं रख लेता, क्यों कर रहा हो इन्वेस्टमेंट, आप आंसर दीजिए फिर मेरे को देना। हाँ जी, आंसर मांगा मैंने कि बैंक एसएलआर में ही क्यों नहीं पूरा, गरिमा ने आंसर दिया है सीआरआर में इंटरेस्ट नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सीआरआर में आरबीआई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, कोई लोग लिख देते हैं कि बेस रेट के बराबर, कोई लोग लिखते हैं रेपो रेट के, बिल्कुल 0% है। चलिए मैं उसका आंसर दे रहा हूं आपको। मैंने पूछा था कि एसएलआर पर सब कैश क्यों नहीं रखते, तो कैश इसलिए नहीं रखते कि कैश पर 0% इंटरेस्ट लगेगा। तो एक तो आप सीआरआर वाला और इससे सारा अगर इतने परसेंट है, ये 18.5 और 3%,
यानी अपने पब्लिक के डिपॉजिट का 21% आप 0% पे होल्ड कर लोगे, पब्लिक को कैसे दोगे? इसीलिए एसएलआर में बैंक चाहता है कहीं इन्वेस्ट करूं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेनली करता है, तो चाहे वो 2% मिले, 4% मिले या 6%, कुछ तो मिले, और नहीं मिलेगा तो कैश में 0% मिलेगा। ठीक, मयंक जी ने बोला हुआ है लिक्विडिटी वुड बी देयर, देन देयर वुड बी लो इंटरेस्ट। हाँ, ये तो कहते हैं कि भाई जितनी हायर लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंट है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो रिस्क उसमें नहीं डालते हैं। उन्हें अगर 2 दिन बाद चाहिए तो चाहिए उस दिन। और नितेश जी ने बोला हुआ है, बिल्कुल सही बोला है, कि जैसे मैंने समझाया कि एसएलआर को अगर कैश में रख लेगा तो 0% पे रखेगा तो कैसे करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टॉक एक्सचेंजेस की। स्टॉक एक्सचेंज बात करते हैं। ड्यूली अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर टू प्रोवाइड सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। और क्लियरिंग हाउस की बात कर रहे हैं। भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? एक तो सेल और परचेज की फैसिलिटी दे रहा है, क्लियरिंग हाउस लगा रहा है फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिलीवरी। या नेटिंग का मतलब होता है भैया कि किसी कंपनी के इतने शेयर बिके, इतने खरीदे, प्लस माइनस का डिफरेंस। किसी इन्वेस्टर ने आज 10 शेयर किसी कंपनी के बेचे और 5 खरीदे, तो उसका डिफरेंस का उसको क्रेडिट मिलना होता है। ठीक, क्लियरिंग हाउस गारंटी ऑल पेमेंट्स एंड डिलीवरी। और ये क्लियरिंग हाउस की जिम्मेदारी होती है कि जिसने अपने शेयर बेचे उसको पैसा मिल जाए और जिसने खरीदे उसको सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक है, ब्रोकर कौन होते हैं? अच्छा, सिक्योरिटी में देखियो इक्विटी और डेट और डेरिवेटिव्स तीनों आती हैं। अब इक्विटी होती है बिल्कुल हार्ड कोर आपका कंपनी में पैसा लगना, डेट होता है बॉन्ड के टाइप में, डिवेंचर के टाइप में पैसा लगना, और डेरिवेटिव होता है किसी इन दोनों के जैसे मिलते जुलते और कोई प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ब्रोकर की। ब्रोकर में क्या करता है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जो होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उनके द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ब्रोकर परफॉर्म द जॉब ऑफ इंटरमीडिएटिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी। देखो ये ब्रोकर क्या करता है, जैसे इंटरमीडिएटिंग करना। जब हम इंटरमीडियरीज बोल रहे थे, ये काम वही तो है जिसके पास वो कहता है हाँ भाई उसके पास पैसा, उसके बाद जाता कहता भैया शेयर में लगा लो इस पैसा। ठीक है, वो पैसा वहां से लेता है और जो सेलर होता है सिक्योरिटी को उसको देता है, उससे शेयर लेके उसको देता है। ठीक है, दे हेल्प बिल्ड अप ऑन एन ऑर्डर बुक, कैरी आउट प्राइस डिस्कवरी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग ऑनर्ड। क्या मतलब हुआ? वो एक तो क्या करता है ऑर्डर बुक बनाता है, यानी ऑर्डर लेके आता है इसको इतने खरीदने हैं, इसको इतने बेचने हैं। दूसरा जो प्राइस की डिस्कवरी की भैया कितना रुपए में बेचने, कितने में खरीदने हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उस अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उसको ऑनर करनी पड़ती है। द सर्विसेज आर ब्रोक सब्जेक्ट टू, और जो सर्विसेज होता है उसके बदले में क्या करता है, वो क्लाइंट से पैसा लेता है। चलिए अगली बात आ रही है इक्विटी एंड डेट रेजर की। कंपनीज विशिंग टू रेज इक्विटी एंड डेट थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेज हैव टू अप्रोच कैपिटल मार्केट regulator with prescribed application and pro forma prospectus for permission of raise equity। क्या मतलब हुआ इसका? वो स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर हैं सेबी में अपनी परमिशन लेता है। उस परमिशन में वो पूरा जो है अपनी प्रॉस्पेक्टस देगा कि भाई मैं कैसे ही पब्लिक से पैसा लूंगा, उसकी पूरी प्लानिंग देता है और सेबी उसे अप्रूव करता है, तभी वो कर सकता है। ठीक है अंकुर जी, जो आपने आंसर दिया है कि और पैसा बैंक में आए और हम उसको लैंडिंग इंक्रीज कर पाए, इसका एसएलआर से मतलब नहीं है बिल्कुल भी। वो केवल इसलिए एसएलआर में रखता है कि उसको कुछ वहां से इंटरेस्ट मिल जाए, और आरबीआई ने उसे कहा हुआ है कि भैया कि आपको एसएलआर रखना है। और एसएलआर रखने का रीजन एक और भी है कि बैंकों में लिक्विडिटी बनी रहे, कि मान लिया जो डिपॉजिटर है वो कभी भी अचानक खूब सारा पैसा लेने आ जाए तो आप लोन वाले से तो ले नहीं पाओगे, तो आपने जो सिक्योरिटी एसएलआर में रखी हुई है, खरीदी हुई है, उन्हीं को आप जल्दी से क्या करोगे, बेच दोगे। ठीक है, चलो अगला है इन्वेस्टमेंट बैंकर। देखो ये मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या रोल है, क्या है। तो इसमें क्या है, मर्चेंट बैंकर्स अंडरटेक ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज सच एज अंडरटेकिंग द इश्यू ऑफ स्टॉक। अब सुन लेना कि जो स्टॉक का इश्यू होता है उसको अंडरटेक करता है, यानी पूरा प्रोसेस कंट्रोल करता है। फंड रेजिंग एंड मैनेजमेंट, फंड रेज करता है और मैनेज करता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक तरह से इन्वेस्टर और जो कंपनी है उनके बीच का एक काम करता है।
दे ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज एंड काउंसिल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन। अब देखो, जब कई सारी दो कंपनियां, जैसे आपने सुना होगा कि जब ये अनिल अंबानी और इनका वो काफ़ी कुछ वो हुआ था कि दोनों भाइयों के अलग अलग चला गया था, ठीक है, या कोई कंपनी उसमें आ रही है, स्टेक ले रही है, उस स्टेक लेके उसमें कुछ स्टेक परचेज करना चाह रही, तो उस कंडीशन में जो है इसको हम एक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर है, उनकी फैसिलिटी लेते हैं, ठीक है। दे आर लाइसेंस बाय द कैपिटल मार्केट, ये हो गया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बताया था हमने, ये एफआईआई जो होता है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, यानी कि सेबी इनको कंट्रोल करता है। और कई लोग इससे कंफ्यूजन होते हैं एफडीआई से, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एफडीआई सीधे सीधे सेबी में पैसा लगाती है, मतलब कंपनियों में पैसा लगाती है, इसलिए सेबी की परमिशन नहीं होती है उसको, ठीक है। लेकिन एफआईआई जो होते हैं सीधे सीधे क्या है, सेबी यानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आया डिपॉजिटरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिपॉजिटरीज के बारे में जान लेते हैं। डिपॉजिटरीज क्या होती हैं? डिपॉजिटरी जो होती हैं वो आपके जो भी इन्वेस्टर हैं, डीमेट अकाउंट होल्डर हैं, उन सब का लेखा जोखा रखती हैं, ठीक है। कितने शेयर किसी ने बेच दिए, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। तो डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटी एंड डीमेटेरियलाइज डीमेट फॉर्म एज अपोज्ड बाय फिजिकल फॉर्म। तो एक तो भाई डीमेटलाइज फॉर्म में रख रही हैं। मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हु इन टर्न मेंटेन सब अकाउंट ऑन देयर कस्टमर। अब देखो क्या बोला कि डिपॉजिटरी के जो अकाउंट्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, उनका सारा, जैसे मान लिया उन्होंने जो है टीसीएस के शेयर का पूरा लेखा जोखा रखा हुआ है, उस टीसीएस के शेयर में कितने किसके पास हैं, वो क्या है, कस्टमर है। ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंटेशन अ डिपॉजिटरी ट्रांसफर सिक्योरिटी फ्रॉम द बायर टू सेलर। अब क्या करती है, जब पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसके सपोर्ट के बाद, वो उन शेयरों को ट्रांसफर कर देती है उस बंदे पर जिसने खरीदे हुए हैं, ठीक है। चलिए, म्यूचुअल फंड पे आ गए हम। म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें हमें दोबारा पढ़नी है अभी कैपिटल मार्केट और, लेकिन एक बेसिक आइडिया इस चैप्टर में जो जो चीजें हैं वो कर देंगे, ठीक। तो म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया लेसन लेंगे जब हम म्यूचुअल फंड पढ़ाएंगे। उसमें पूल ऑफ मनी है, कई सारे इन्वेस्टर से लेकर के पैसा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, चाहे वो डेट का हो या अदर सिक्योरिटी का हो। It is less risky investment option in the individual investor. Mutual fund require regulator approval, start an asset management company, AMC बोलते हैं। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती हैं उन कंपनियों को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। एंड ईच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड, और जितनी भी स्कीम आती हैं वो लॉन्च होने से पहले सेबी में होती है। अब ऐसा नहीं कि आपने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस ले लिया और म्यूचुअल फंड के लाइसेंस लेने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब मैं कोई भी स्कीम निकाल लूँ, ऐसा नहीं है। हर स्कीम को आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा। 61 लोग जो हैं लाइव हैं, जरा एक बार यस लिख दीजिए, जिससे आपका ध्यान इधर उधर कहीं जा रहा है तो थोड़ा सा आपका जो है जो स्लो डाउन हो रहे हैं वो हो जाएगा। जरा यस लिख, चलो गुड है। ये लाइव क्लास का पर्पज ये है कि आप मेरी पूरी लाइव क्लास ले लीजिए, आपको बुक दोबारा नहीं खोलनी पड़ेगी, ये गारंटी हम दे रहे हैं। आपका समय 2-3 घंटा जरूर लगेगा, लेकिन इतनी देर में आप खुद पढ़ के इतना नहीं समझ सकते। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जब आप क्लास में बैठे हैं तो बहुत सारी चीजें और ब्रॉडन होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होती है, अपने आप समझ के तो उस लाइन तक समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब बात आती है रजिस्ट्रार की। रजिस्ट्रार कौन होता है? जैसे ही शेयर और डिबेंचर जो होता है उसका प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या कर रहा है कि प्रोसेस शेयर एंड डिबेंचर एलोकेशन ये करता है। एक तो क्या होता है, रजिस्ट्रार मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर, उनके नाम पते, और पूरा शेयर और डिबेंचर कैसे एलोकेट होगा उसका पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रार करता है। व्हेन इश्यू आर सब्सक्राइब, रजिस्ट्रार टू नीड, और रजिस्ट्रार भी क्या होता है,
अपना बिजनेस करने के लिए, यानी एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो शेयर मार्केट में जब कंपनियां आती हैं तो उनको हेल्प करती हैं। ठीक है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप, अब देखो IRDAI पे आ गए, जो हमने शुरू में चार्ट में बताया था। तो हमारा सेंट्रल बैंकिंग हो गया, सेंट्रल बैंक सेबी हो गया, सेबी के बाद हम आ गए IRDA पे। इट इज एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस में IRDAI हो गया, इसमें बुक में अपडेट नहीं हुआ है अभी। ठीक है। It regulates all aspects of insurance business, including licensing of insurance company, framing regulation, approving product about the conduct of business and supervise। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, इतनी बातें आई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करता है वो। एक तो लाइसेंसिंग करता है, किनको, इंश्योरेंस कंपनी को। रूल्स बनाता है, प्रोडक्ट को अप्रूव करता है, अबाउट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस कैसा होगा, और सुपरवाइज करता है ऑल इंश्योरेंस एक्टिविटी को कंट्री में। ठीक है। चलिए, इसमें लास्ट आता है हमारा द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MCX। अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये एक नया तरह का एक्सचेंज आ गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज। अब कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज यानी सामानों का वायदा बाजार। वायदा बाजार सुना होगा ना, फ्यूचर में कोई डीलिंग कर लेना। फॉरेक्स में तो बहुत सुना होगा, लेकिन इसमें सामानों में भी होने लग गया। दैट फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द कमोडिटी फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर मतलब आगे के। thereby providing a platform of risk management। The exchange which started कब हुआ है, नवंबर 2003, ऑपरेट विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो FRA बोलते हैं ना, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो जो भी फॉरवर्ड के रेगुलेशंस हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट का जो रेगुलेशन का एक्ट है 1952, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है, यानी सारे रूल उसके मानता है। MCX ऑफर ट्रेडिंग द वेरियस कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस सेगमेंट इंक्लूडिंग बुलियन। अब देखो क्या क्या सामान है, देखो बुलियन, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, एनर्जी, एग्री वेस्ट एंड एग्रीकल्चर। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, कितनी सारी चीजें आ गई इसमें। तो ये जो बुलियंस वगैरह का है, बुलियंस वगैरह का जो है सारा कुछ इसमें है। जो भी इसमें बुलियंस हैं, एक तरह से प्रीसियस मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड बार हो गया आपका। ठीक है। फेरस यानी कि आयरन से रिलेटेड भी कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं। नॉन फेरस मेटल्स हैं, नॉन आयरन वाली मेटल हैं। एनर्जी के सेक्टर में है कुछ, ये सारी चीजें। ठीक है। द एक्सचेंज फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग कमोडिटी वैल्यू टू पार्टिसिपेंट्स विद न्यूट्रल, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट ट्रेड मैकेनिज्म एंड फॉर्मिंग। तो देखो क्या क्या चीजें कह रहा है कि इसका होता है कि कमोडिटी के वैल्यू न्यूट्रल रहे, यानी कि वो दोनों लोगों के बीच में एक ऐसा वैल्यू मैकेनिज्म बनाए कि पार्शियलिटी ना करे किसी के साथ, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और क्वालिटी पैरामीटर पे फॉर्मुलेट करती हो, ट्रेड रेगुलेशन इनकम। तो ये सारे काम ये करती है। ठीक है। जो देखिए अब लेट सम अप पे है, तो हमारी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उसका लेट सम अप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अब आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। आरबीआई डायरेक्टर, आंसर देखिएगा नहीं दीजिएगा। जब मैंने आपको पूरा करा दिया तो फिर बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर, पहले का आंसर दीजिए। चलिए भाई, आरबीआई म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं करता, फॉल्स है ये। ठीक है। दूसरा है मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR। तो मॉनेटरी कंट्रोल में क्या SLR और CRR का रोल होता है? बी का आंसर। भाई हमने बताया था ना मॉनेटरी कंट्रोल में CRR, SLR, रेपो सब बताया था। यस।
प्राइमरी डीलर्स मेनली डील इन शेयर्स म्यूचुअल फंड यूनिट। फॉल्स है, हमने बताया प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को करते हैं। इश्यू एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेट इज मैनेज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट डेट को कौन मैनेज करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं? नहीं, कौन करता है? आरबीआई करता है। अब देखो ये वाला ई वाला पॉइंट देखो, द डिक्रीज इन एसएलआर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रेडिट क्रिएशन। फॉल्स है। फिर यहाँ समझा देता हूँ कि अगर मान लिया एसएलआर इतनी है, अगर मैं एसएलआर को डिक्रीज कर दूं, यहाँ कर दूं, तो ये जो ये वाला पॉइंट है, इतना पैसा और बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी एसएलआर के डिक्रीज होने से जो आपकी लोनिंग है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए फॉल्स है। ठीक है। चलिए अगला सेकंड है फिल इन द ब्लैंक वाला। क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो बोलता है डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज इन, बोला था डीमेट फॉर्म में। ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो इज द मैंडेटरी डिपॉजिट है, मनचाहा नहीं है, करना पड़ेगा। एक बार स्टेट बैंक के चेयरमैन ने बोला कि सीआरआर मेंटेन करने में हमारा फंड चला जाता है, तो उन्होंने कहा कि बैंक, आरबीआई ने बोला बैंकिंग करनी तो हमारे हिसाब से करो, नहीं तो बैंक बंद कर दो। अगला है प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट और सिक्योरिटी डिलीवरी। सिक्योरिटी डिलीवरी की नेटिंग ऑफ पेमेंट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाई, हमने बताया था अर्बन के लिए स्टेट और आरबीआई, और जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव होते हैं उसके लिए नाबार्ड, आरबीआई। लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग आर द डोमेन ऑफ एनबीएफसी, बताया था। ठीक है। टर्मिनल क्वेश्चन में आ गया बैंक और एनबीएफसी में। चलो हम बात कर लेते हैं। बैंक जो है बहुत मल्टी लेवल पे काम करते हैं, एनबीएफसी का बहुत लिमिटेड होता है। पब्लिक से एफडी के रूप में पैसा उठा सकते हैं या मार्केट से उठाते हैं और लोन देते हैं। बैंक बहुत सारी सर्विसेज और देता है। ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में शॉर्ट नोट लिखने को आएगा तो आप मेरी इस क्लास के बाद जरूर 25 लाइनें लिख सकते हैं कम से कम। एलुसिडेट द रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के सारे रोल्स हमने बताए थे वो करने हैं। व्हाट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकर, ठीक है, मर्चेंट बैंकर का रहेगा। आर इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड मर्चेंट बैंकर सेम, बिल्कुल सेम नहीं है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकर तो सेम है। ठीक है। राइट इन ब्रीफ रोल ऑफ इंश्योरेंस, IRDAI का रोल लिखिए। तो आपको पता है रोल लिखने में क्या, उसकी लाइसेंसिंग वगैरह सारी उसकी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। और एक चीज और मैं बता दूं कि जो है ये जो वीडियो है अभी की बात के बाद हमारी क्लास खत्म होने वाली है 2-1 मिनट में, इसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन इसका लिंक जो है उन लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा शाम तक जिन्होंने हमारा कोर्स पहले से परचेज किया हुआ। उनके लिए फैसिलिटी है रिवीजन के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फिर बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं कल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको उसी समय पे क्लास में रहना है। जो पेड मेंबर है उनसे रिक्वेस्ट है वो इस बात को लापरवाही से ना ले, हम कल देख लेंगे। क्योंकि अभी आप मेरे को एक फीडबैक दीजिए कि क्या ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आपसे फीडबैक मांग रहा हूं मैं, क्या ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और जो हमारा ये JIB का कोर्स है, JIB का कोर्स है, देखिए सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि JIB अंकित सर वाला है ये, और JIB का जो है ये स्नेहा मैम वाला है। ठीक है। तो इन दोनों में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अंकित सर का और स्नेहा मैम का, दोनों का दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए अच्छा, माही कैन लिख रहे हैं कुछ हद तक, वेरी गुड वेरी गुड। चलो कुछ हद तक हुआ है, एक बार आप दोबारा पढ़ लीजिए, पूरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, क्योंकि आप बुक से पढ़ाते हैं, वैसे तो बुक से पढ़ाना ठीक है, लेकिन रिवीजन बिल्कुल नेसेसरी है। अगर आप
1-1.5 महीने मेमोरी रहेगी, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए जरूर, आपका जब आप क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करेंगे तो वो रहेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो कोर्स है इस पे जो है डिस्काउंट कूपन भी अवेलेबल है। वो डिस्काउंट कूपन जिनको लेना हो वो व्हाट्सएप पे अलग से सेपरेट रिक्वेस्ट डालेंगे तो उनको डिस्काउंट कूपन भी प्रोवाइड। तो कुछ बचा नहीं तो टॉपिक कवर बेस्ट है। थैंक यू रीमा, थैंक यू। और अब मेरे को जो है जितने भी लोग लाइव रह रहे हैं इनके नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी 20-30 सेशन लगातार चलेंगे, तो आप लोग बने रहना। और थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं पे वो कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। थोड़ा सा उसके लिए क्षमा कि हमारी क्लास 20-25 मिनट लेट हो गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। लिंक जो है प्राइवेट हो जाएगा, केवल पेड वालों के लिए रहेगा, अलग से वो डाल दिया जाएगा उसमें, ठीक है।